ब्रिटिश राज एवं उनकी नीतियाँ, आर्थिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक नीतियाँ देखिए। चलिए शुरू करने से पहले इसके पीछे कुछ कहानी समझते हैं। वह देश जो विश्व व्यापार का 1/4 हिस्सा रखता था भारत। 8वीं सदी का भारत एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी, शानदार कपड़ों, मसालों और कारीगरों के लिए प्रसिद्ध था। दुनिया भर में मशहूर एक ऐसा देश जो मुख्य रूप से सामान बेचता था, खरीदता बहुत कम था। वही 1947 तक आते आते एक गरीब कृषि प्रधान राष्ट्र बन गया। 1947 में भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन एक ऐसी अर्थव्यवस्था के साथ जिसकी कमर टूट चुकी थी। आखिर सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश इस हाल तक कैसे पहुंचा? इसको समझने के लिए हम ब्रिटिश आर्थिक नीति को देखते हैं, जिसे इतिहासकारों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी कहा। धन की निकासी है क्या? धन की निकासी के बारे में बताते हैं थोड़ा, तो आगे कहानी बताते हैं। ये इस समझिए, जैसे आपके घर में बारिश हो रही है और बारिश के लिए में पानी डूब गया है और पानी निकालने के लिए आप एक पंप लगाते हैं और पंप से पाइप निकाल रोड पे डाल देते हैं और पानी केवल आपके घर से निकलता है, ना कि रोड से अंदर आता है। उसी तरह से ये भारत है और ये ब्रिटेन है। अब भारत से एक पाइप लगा दी गई है ब्रिटेन की तरफ, यहाँ के धन को यहाँ डायरेक्ट ले जाया जा रहा है। ये वापसी का कोई वो नहीं है। यही है धन की निकासी, एक तरफा। हम्म यह कोई व्यापार नहीं था, क्योंकि व्यापार दोनों तरफ से होता है। यह कोई व्यापार नहीं था, व्यापार दोनों तरफ से होता है। यहाँ केवल दे लेन था, देन नहीं था, एक तरफा निकासी था। यहाँ केवल देन था, भारत से जाता था, भारत की तरफ आता नहीं था, इसलिए एक तरफा निकासी था। तो प्रश्न उठता है कि निकासी हुई कैसे? चलिए इसको समझने के लिए हम एक पेज लेते हैं। निकासी 3 कारण से हुई। जैसे होम चार्जेस, इसके बारे में समझते हैं, ये क्या है? यह भारत और ब्रिटेन में प्रशासनिक खर्चों का भुगतान करना। यह भारत द्वारा ब्रिटेन में प्रशासनिक खर्चों का भुगतान करना। और दूसरा था अधिकारियों का वेतन। ठीक, इसके बारे में बताते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन भारत और पेंशन का भुगतान भारत द्वारा किया। ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन और पेंशन भुगतान भारत द्वारा किया जाता था। और तीसरा था व्यापार असंतुलन। ब्रिटिश से आयात का भुगतान सोना चांदी में किया जाता था। जो ब्रिटिश से आयात होती उसका भुगतान चांदी एवं सोने में किया जाता था। ठीक, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण था भारत की कृषि और उद्योग, कुटीर उद्योग को तोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। ये था भारत का मतलब कि पतन किस तरह से हुआ, इतना समृद्ध देश आखिर गरीब कैसे हुआ, उसके पीछे के ये सब निम्न कारण थे। चलिए अब देखते हैं। अंग्रेजों की आर्थिक नीति, लूट की नीति कहा जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीति का 3 विशिष्ट चरणों में वर्गीकरण किया गया। प्रथम चरण वाणिज्यवाद चरण। सीमा इसकी समय सीमा थी 1757 से 1813। व्यापार में पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना, अधिक से अधिक भू राजस्व की वसूली। आरपी दत्त इंडिया टुडे में लिखते हैं। ये आरपी दत्त इंडिया टुडे, इसको याद किए रहिएगा, मिलान कर। द्वितीय चरण को में औद्योगिक चरण देखते हैं।
इसकी समय 1813 से 1860 में। विनिर्मित माल बेचना, कच्चे माल का भारत से निर्यात, हस्तक्षेप और मुक्त व्यापार की नीति। ठीक है। तृतीय चरण में देखते हैं वृत्ति चरण। ये होता 1860 से 1947। पूंजी निवेश कर भारत का शोषण करना। मुख्य क्षेत्र चाय, रबर, खनन, बीमा, बैंकिंग, जहाजरानी, रेलवे एवं सिंचाई। चलिए, ये टू द पॉइंट है, क्या कहते हैं, इंजामा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी को आप नोट कर लीजिए, पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से या व्हाट्सएप ग्रुप से जाके डाउनलोड करके बस इसी को आप सेम डिक्टो कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है। चलिए, धन की निकासी मूल सिद्धांत देखते हैं। यह ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें बिना किसी उचित प्रतिफल के भारत से निरंतर धन की निकासी विदेश की तरफ की जा रही थी। वही जो हम आपको बताएं साधारण शब्दों में। यह सिद्धांत सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रवादी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए, पहले दादा भाई नौरोजी के बारे में देख लेते हैं। धन की निकासी के बारे में दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में कई पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में। पॉवर्टी इन इंडिया 1873 में। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की बुक है। आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इनको ध्यान रखे रहिएगा। डेट भले याद न रहे, लेकिन ये तीनों बुक किसकी है, दादा भाई नौरोजी की। निष्कर्ष क्या था, आधार वर्ष 67 से 68 का प्रयोग करके 1871 में बताया कि भारत के प्रति व्यक्ति की आय 20 रुपये है। ठीक है। दूसरा, आरसी दत्ता, यह अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड में ड्रेन थ्योरी को विस्तृत पुष्टि की। ये आरसी दत्ता की बुक याद किए गए। तीसरा, महादेव गोविंद राणे, एसे ऑन इंडिया इकोनॉमी 1898 में आर्थिक नीतियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। अन्य महत्वपूर्ण विचारक थे सुब्रमण्य अय्यर, जीपी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वी चंद राय, भोलानाथ चंद्र। ये दादा भाई नौरोजी की, आरसी दत्ता की और महादेव गोविंद राणे की इंपॉर्टेंट बुक्स है। आप इसको याद किए रहिएगा क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है इनकी बुक। चलिए, ड्रेन की मदें एवं ऐतिहासिक भू राजस्व विकास। धन की निकासी की प्रमुख मदें क्या थी, वही होम चार्ज के बारे में जो हम अभी आपको बताए हैं उसके बारे में देखते हैं। भारत के व्यापार एवं सामान राजस्व का दुरुपयोग करना, होम चार्ज, गृह प्रभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर के लाभांश। दूसरा, रेल निर्माण पर निजी निवेशकों को दिया जाने वाला 4.5 से 5% की गारंटी पर ब्याज, ये भी भारत से वसूला जाता था। सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन एवं भत्ते, सैन्य खर्च एवं युद्ध संबंधित व्यय, इंडिया हाउस पर होने वाला खर्च 1898 के बाद। ये इंडिया हाउस क्वेश्चन अगर आएगा तो कहाँ थी इंडिया हाउस के नाम से आप ये सोचिए भाई, ये लंदन में था। लेकिन इस पे जो खर्च होता था ये भारतीय उठाया करते थे, ये भारतीयों के लिए बनाया गया है और इसमें भारतीयों को कोई योगदान नहीं था। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भू राजस्व नीति एवं आरंभिक कार्यक्रम। समय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व नीतियाँ इसी तरीके से बदलकर जटिल प्रणाली में विकसित हुई। 1757 से 64, 24 परगना की जमींदारी मीर जाफर से प्राप्त। मीर कासिम द्वारा देसी तरीके से राजस्व वसूली कर रहा था। 1765 से 1790 बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त। उप दीवानी में नियुक्ति कर देसी तरीके से वसूली। बंगाल मोहम्मद रज्जा खां, बिहार में राजा सिताब राय थे। वारेन हेस्टिंग द्वारा इजारेदारी ठेकेदारी प्रणाली को शुरुआत करना। 1790 से 47 ब्रिटिश भारत में भू राजस्व की 3 प्रमुख प्रणाली विकसित की। चलिए आगे देखते हैं, भू राजस्व नीति प्रणाली एवं अस्थायी बंदोबस्त। चलिए,
पहले देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त। तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों मैच कराने के लिए इनका किस क्षेत्र में था, इसलिए क्वेश्चन बनता है। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त टोटल भूमि का कुल क्षेत्र का 19% था। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, बनारस में था। 1790 में अस्थाई था। और 1793 में इसे अस्थाई रूप से लागू किया गया। रैयतवाड़ी 51%। क्षेत्र था मद्रास, बम्बई, असम, कुर्ग, सिंध। यह 1792 में प्रथम बार प्रयोग किया गया और 1820 में व्यापक रूप से इसे लागू किया। चलिए, महालवाड़ी, यह 30% कुल क्षेत्रफल का। संयुक्त प्रांत यूपी, मध्य प्रांत, एमपी, पंजाब, यह 1820 से 30 के दशक में, ये 1800, ये 20 नहीं, ये एक होगा 1800, ये होगा, ये 1820 प्रथम बार किया गया था। 18। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में थोड़ा जानते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका हुआ था, इसके प्रमुख विशेषता इसकी देखते हैं। राजस्व का विभाजन लॉर्ड कॉर्नवालिस में आया था। वसूली का 10/11 भाग 90% ईस्ट इंडिया कंपनी को एवं 1/10 भाग 10% जमींदार के पास जाता था। जैसे ये मान लीजिए ये भूमि है, इसका क्या कहते हैं हम 90% वसूले, 100% वसूले। हाँ, इसका 90% कंपनी को चले जाएगा और इसका जो क्या कहते हैं 10% बचेगा वो क्या कहते हैं जमींदार के पास, चाहे इसका जैसे 9 रुपया हो जाए 10 रुपया जो भी वसूली हो। स्वामित्व का अधिकार, जमींदार को भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया। उन्हें किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। अगर जैसे क्या कहते हैं स्थायी बंदोबस्त क्या लागू है 10 रुपया, और कोई किसान मान लीजिए क्या कहते हैं छूरा पड़ गया या बारिश हो गई ज़्यादा कारण और क्या कहते हैं किसी उत्पादन नहीं हुआ, वो क्या कहते हैं कर नहीं चुका पाए, तो उनको उन्हीं की भूमि से छीन ली जाती थी और वो दूसरे को दे दी जाती थी। हस्तांतरित अधिकार, जमींदार को खरीदा, बेचा और गिरवी रखा जा सकता था। यह एक अनुवांशिक अधिकार नहीं था। जमींदार को वहाँ के नहीं थे कि उसी के अगर वहीं के गांव के वो तो जमींदारों को कुछ दया दृष्टि भी आए। ये आते थे बाहर से, जैसे कि किसी राज्य से किसी के कहीं से आ गए, उनको इतना पैसा दिया जाता था कि आप इतना मतलब वसूल के हमें देंगे, तो जमींदार आते थे। अगर वो इतना नहीं कर पाते तो उन्हें हटा भी दिया जाता था। ठीक है, सूर्यास्त कानून इसे कहा जाता था। नियत समय पर लगान ना चुकाने की स्थिति में कंपनी द्वारा जमींदारी छीन ली जाती थी। इसके कारण अनुपस्थ जमींदार का उदय हुआ, जिससे शोषण ज़्यादा हुआ। जैसे मान लीजिए अगर उसी समाज से होगा तो जमींदार अगर कोई किसान क्या कहते हैं अपनी आवश्यकता के लिए या शादी ब्याह के लिए बेटियों के लिए कुछ भी कर रहा है, तो अगर वो कर नहीं दे पाता तो वो थोड़ा नैतिक रूप से भावनात्मक लगाव होता है, वो इस तरह से नहीं करेगा, माफ़ हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा आएगा तो उसे तो केवल यही देना है मुनाफा कमा के कि हम अगर क्या कहते हैं वसूलेंगे तो 90% कंपनी को देंगे, 10% हमारा होगा। वो तो व्यापार से आया था, उसको लोगों से ही नहीं था, तो इसलिए इसमें शोषणकारी नीतियाँ ज़्यादा थी। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त विवाद एवं रजतवाड़ी व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त लाते समय वैचारिक मतभेद। जानशोर और एवं जेम्स ग्रांटटर कहते हैं राजस्व की वसूली सीधे किसानों से की जानी चाहिए। इनका मत था कि राजस्व की वसूली सीधे किसानों से, लेकिन कॉर्नवालिस दल का राजस्व की वसूली जमींदारों के माध्यम से की जानी चाहिए। निष्कर्ष अंततः कॉर्नवालिस दल की विजय हुई और राजा राम मोहन राय एवं आर.सी. दत्ता ने इस बंदोबस्त को बेहतर माना तथा इसे संपूर्ण भारत पर लागू करने की वकालत की। सोचिए, राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति, हाँ, और आर.सी. दत्ता, हाँ, इतने मतलब उच्च कोटि के विचारक, इन्होंने भी इसका समर्थन किया। इस नीति को या तो समझ नहीं पाए उस समय या कुछ, इन्होंने कहा इस नीति को पूरे भारत में, या तो इनका क्या कहते हैं राजा राम मोहन राय भी क्या कहते हैं जमींदार थे,
तो जो भी हो सकता है इसके पीछे का कारण, लेकिन इन्होंने भी इसका समर्थन किया। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त का समर्थन किया, राजा राम मोहन राय यो मार्सी दत्ता। क्योंकि राजा राम मोहन राय का ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी इनका नाम हम लोग पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं तो अच्छे कार्यों के लिए पढ़ते हैं, और हमारे लिए तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था अच्छा था नहीं, इसलिए कि यहाँ अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा राजा राम मोहन, ज़्यादातर बच्चे इसको स्क्रिप कर जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा। चलिए रैयतवाड़ी बारे में देखते हैं। संस्थापक लागूकर्ता थॉमस मुनरो, मद्रास में 1920 में, एल्फिंस्टन मुंबई में प्रथम प्रयोग हुआ था इसका 1792 में, 12 महल, वही डिंडीगुल का 12 महल मराठा का। चलिए सीधा बंदोबस्त हुआ। राजस्व निर्धारण सीधे किसानों से रैयत के साथ किया गया, भूमि पर मालिकाना हक किसानों को प्रदान किया गया, ठीक है। इसमें भूमि का मालिकाना हक किसानों को नहीं, जमींदारों को दिया गया था, ठीक है। कंपेयर करके भी पूछ सकता है। राजस्व दर, इसका राजस्व की दरें अस्थायी रूप से फिक्स नहीं थी, यह उपज के हिसाब से घटाई बढ़ाई आवश्यकता के परिवर्तन की समानता, ये 30 से 20 वर्ष की थी। मतलब आवश्यकता, उपज अगर ज़्यादा हुई तो बढ़ा सकते थे, कम हुई तो घटा भी सकते थे, ठीक थी उसके हिसाब से। तो ये थोड़ा बहुत लचीला ही था। कंपनी सीधे वसूली करती थी, जिसके कारण उनका प्रशासनिक खर्चा बढ़ा। अब इसमें कंपनी सीधे वसूलती थी, तो इस कंपनी वसूलने जाएगी तो उसके कर्मचारियों को वेतन ये और लगाना, सब कुछ टेंशन अलग से, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उनके पास राजस्व खर्च बहुत कुछ होता था, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त की राजस्व हानियां एवं कमियों से सीख लेकर यह व्यवस्था बनाई गई थी। इसके कमियों को, मतलब इसकी त्रुटियों को देखकर इसको बनाई गई थी, क्योंकि इसमें जमींदार ज़्यादातर शोषण करते थे, लोगों को कंपनी के ऊपर से विश्वास उठता था, तो इसको कंपनी अपने अंडर में ले ली थी, ठीक है। चलिए वैचारिक प्रभाव एवं माहौलवाड़ी व्यवस्था सॉरी, रैयतवाड़ी के पीछे तत्कालिक वैचारिक प्रभाव। ब्रिटिश नीतियों के निर्धारण में निम्नलिखित यूरोपीय विचारों का प्रभाव था, जैसे उदारवाद, पहला उदारवाद का क्या कहना था। उदारवाद में हाब्स, लाक, रूसो आदि विचारकों का प्रभाव, यह राज्य द्वारा हस्तक्षेप की नीति की पैरवी करता है। उपयोगितावाद क्या कहता है, जेरमी बेंथम, जेम्स मिल, मूल दर्शन, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ठीक है। क्लासिकल अर्थशास्त्र क्या कहते हैं, डेविड रिकार्डो एवं माल्थस। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के तहत जमींदार को परजीवी माना जाता है। ये सब की पॉइंट याद किए रहिएगा, एग्जाम में पूछता रहता है। चलिए माहौलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में देखते हैं। यह व्यवस्था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं पंजाब में लागू की गई, जो कुल ब्रिटिश भारत भूमि का 30% हिस्सा था। विकास क्रम 1801 में अवध में पहली बार तथा 1803 में मराठावाड़ा मध्य प्रांत में लागू किया गया और 1820 के दशक में व्यापक रूप से प्राप्त किया। अधिकारी थे होर्ट मैकेंजी, इनका नाम याद करिए। 1822 में एवं मार्टिन वर्ड संशोधित माहौलवाड़ी योजना, ये पूछेगा कि संशोधित माहौलवाड़ी योजना किसके द्वारा लाई, ये मार्टिन वर्ड 1833 में। बंदोबस्त की इकाई, राजस्व का बंदोबस्त व्यक्तिगत किसान के साथ न करके पूरे ग्राम या महाल संपूर्ण ग्राम समुदाय के साथ था। यह किसी व्यक्ति के नहीं था, मतलब कि किसान के साथ ना करके पूरे ग्राम या महाल की था। जैसे ये गांव हो गया, तो इसमें जितने लोग रहते थे, मतलब जितना भूमि है उसके साथ होता था, ना कि किसी व्यक्ति किसान के साथ। वसूली का उत्तरदायित्व, राजस्व वसूली की जिम्मेदारी ग्राम के मुखिया या लंबरदार को सौंपी गई। अब गांव का मुखिया है, तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ सपोज करिए मैं कृषि कर रहा हूँ और हमारे यहाँ उत्पादन कम हुआ, तो अब
वो जो मुखिया होगा तो ये तो ध्यान ही देगा ना कि अगर हमसे वो ज़्यादा वसूल लेगा तो हम खाएंगे क्या साल भर में, वो तो ध्यान देगा। तो हमारे हिसाब से हम हमसे कर लेने के बजाय वो दूसरे के जिसके पास ज़्यादा है वो देगा। अगर ये भी नहीं हुआ तो उसका हुआ है तो वो अपनी तरफ से दे देगा। तो इसमें संवेदनशीलता बढ़ेगी। मतलब शोषणकारी इतना नहीं होगा उसकी अपेक्षा, अस्थाई बंधु की अपेक्षा। ठीक है ना। चलिए, दरें फिक्स नहीं थी, इसका फिक्स नहीं था, इसमें समय के साथ उतार चढ़ाव संभव था। चलिए, ग्रामीण जीवन पर प्रभाव एवं कृषि वाणिज्यिकरण। अंग्रेजों का पूर्व का भारत आत्मनिर्भर था। आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय था। जमींदार, किसान, जुलाहा, सुनार, लोहार, शिल्पी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर थे तथा ग्राम ग्राम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर इकाई था। जैसे क्या कहते हैं उस समय ये था कि ये जैसे क्षेत्र हो गया। अब जैसे मैं किसान हूँ, मैं कृषि उत्पादन धान गेहूँ जो भी किया है, तो ये क्या कहते हैं बढ़ई है। और ये क्या कहते हैं जुलाहा जो भी कार्यक्रम करता है। ये क्या कहते हैं लोहार है, ये सुनार है। अब हमें कुछ काम हुआ, हम बढ़ई के पास गए, हम थोड़ा सा चावल दे दिए, हमारा काम हो गया। फिर इनके साथ गए लोहार का, तो ये इनको कुछ दे दिए, इनको तो इसी तरह से अर्थव्यवस्था चलती रहती थी। हाँ, ये एक दूसरे पे निर्भर थे, तो इस पे कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, इसी तरह से होती थी। फिर परिवर्तन कब हुआ, जब अंग्रेज आए। अंग्रेजों के आगमन के बाद इसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, मतलब आपस में ही लेन देन होता रहता था, एक दूसरे की आवश्यकता। ठीक है। अब अंग्रेजों के आगमन के बाद देखिए क्या स्थिति होती है अंग्रेजों के आने के बाद। यह ग्रामीण आत्मनिर्भरता को पूर्ण समाप्ति, मतलब जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है इन्होंने पूर्ण समाप्त कर दिया। प्राकृतिक संसाधनों पर जमींदारों का एक तरफा कब्जा। अब प्राकृतिक संसाधन जो थे उस पे जमींदारों का हस्त हस्त हस्तशिल्पियों एवं बुनकर मजदूरों ग्रामीण में तब्दील हो गया। हस्तशिल्प जो थे और बुनकर जो मतलब कि अपना जैसे बढ़ई लोहार ये थे अपने काम करते थे। अब इनका काम छीनने के बाद क्या कहते हैं ये मजदूरी करने लगे। अब सोचिए कि मालिक थे इस समय, अब क्या हो गए मजदूर हो गए। कुछ भी हो मालिक तो थे, अपना काम कर रहे थे, छोटा ही कर रहे थे, जीवन पार्जन चल रहा था अपना जीविका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्यापारी दुकानदार एवं साहूकार के शोषणकारी तंत्र का उदय हुआ। अब व्यापार और दुकानदार एवं साहूकार, व्यापारी जैसे क्या कहते हैं अब पैसे की कमी हुई तो व्यापारी अब ब्याज देगा। हाँ, अब दुकान पे हम कुछ सामान ले रहे हैं तो हमें नहीं हो रहा तो दुकान से उधार लाएंगे तो वो भी क्या कहते हैं ब्याज लेगा। और साहूकार, मतलब साहूकार का ही हाथ ही समझते हैं क्या कहते हैं वो कर्ज देने वाला। चलिए, गांव से शहरों की ओर पलायन की शुरुआत। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था हो गई, अब खुली अर्थव्यवस्था हो गई है। अब यहाँ पैसे की आवश्यकता होने लगी। अब काम हो नहीं रहा है एक दूसरे से, तो अब क्या करेंगे गांव में तो क्या कहते हैं धन का संसाधन है नहीं, तो अब ये शहर की तरफ मजबूर होंगे जीवन पार चलाने के लिए। और वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे। ठीक है। चलिए, कृषि का वाणिज्यिकरण। ब्रिटिश शासन द्वारा नकदी फसलों जैसे अफीम, चाय, कहवा, जूट, कपास एवं तिलहन के उत्पादन पर अत्यधिक बल दिया गया। प्रभाव यह था नगद लगान के समय पर तुरंत वसूली सुनिश्चित करना। ब्रिटेन के घरेलू उद्योगों विशेष सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये सस्ते कच्चे माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर। त्रिकोणीय व्यापार कला, ब्रिटेन निर्मित वस्तुएं, भारत अफीम, चीन चाय। ब्रिटेन देखिए हम बता देते हैं एक फिगर बना के। चलिए, ये हो गए ब्रिटिश, ब्रिटेन, ये इंडिया, ये हो गया चाइना। ठीक। अब यहाँ से वस्तुएं, यहाँ से अफीम, अफीम,
और यहाँ से 6। ये हो गई त्रिकोणीय व्यापार का लाभ। ये ब्रिटेन को मिलता था। वस्तु यहाँ कच्चा, यहाँ से वस्तु आती थी, यहाँ बनता, तो फिर यहाँ से यहाँ फिर उगाया जाता था, फिर यहाँ से यहाँ चला जाए ब्रिटेन। ठीक, इस तरह से व्यापार होता था। चलिए, वाणिज्यीकरण का प्रभाव व हस्तशिल्प का पतन के बारे में देख लेते हैं। कृषि वाणिज्यीकरण के दोहरे प्रभाव, नकारात्मक और सकारात्मक। पहले नकारात्मक देखें। नकारात्मक क्या हुआ? खाद्यान्न फसलों में कमी, भयंकर अकाल, साहूकारों द्वारा ब्याज का दुष्प्रयोग, दुष्चक्र, अत्यधिक शोषण हो गया। ग्रामीण विद्रोहों का प्रोत्साहन, उदय हुआ 1875 का दक्कन का विद्रोह, यूएसए के गृह युद्ध उसी समय 1860 से 65 का प्रभाव देखा गया। फिर सकारात्मक क्या था? स्वदेशी भारत उद्यमियों का उदय, जैसे टाटा, बिरला आदि। ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था का एकीकरण। कैसे हुआ? जैसे अब हम शहर में रहने लगे। अब हम शहर क्या कहते हैं, शहर गए, यहाँ मतलब मजदूरी कर रहे थे। अब यहाँ से हमारी क्या कहते हैं, व्यापार, जैसे धान चावल अच्छे किस्म को, तो यहाँ जाता था व्यापार से, फिर यहाँ से पैसा आता था। तो इस तरह से एक दूसरे जुड़ा व्यवस्था का उदय। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय आर्थिक एकीकरण हुआ। बैंक, बीमा संस्थान एवं शेयर बाजारों का विकास। भारतीय हस्तशिल्प का क्रमिक पतन कैसे हुआ? चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी इसे पॉइंट डालते जाएंगे आप तो ठीक रहेगा। पीटी से है भी, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा नोट्स ही है। फिर बता दें कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम से या व्हाट्सएप ग्रुप से इसे या तो प्रिंट आउट निकलवा जाए या टू द पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के समय आपको पता चलेगा इस क्लास का इम्पोर्टेंस। अभी आपको लग रहा होगा कि छोटा आदमी है क्या, लेकिन देख लीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे आप, बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे, उसके बाद निकालेंगे। और हमने सबको मर्ज करके फिर ये टू द पॉइंट एक क्लास बनाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय हस्तशिल्प का क्रमिक पतन। औद्योगिक क्रांति पूर्व, प्री इंडस्ट्रियल, विश्व में व्यापार का हिस्सा 24% से 33% थी, जो वर्तमान में 2% से भी कम है। वैश्विक बाजार में भारतीय सूती वस्त्रों, हाथी दांत एवं शिल्पकार, नक्काशीदार लकड़ी, उत्कृष्ट आभूषण एवं ऊनी वस्त्रों की भारी मांग थी। पतन का मुख्य 3 कारण। प्लासी का युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापार में अनैतिक हथकंडे अपनाना। दूसरा, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भारत में एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति, भेदक शुल्क थोपना। रेशम आयात शुल्क ब्रिटेन में केवल 5%, जबकि भारत में रेशम निर्यात 200% शुल्क। सूती वस्त्रों के आयात पर 3.5% शुल्क तथा निर्यात पर भारी 10% का शुल्क थोपना। हस्तशिल्प के पतन एवं हस्तशिल्प पतन का प्रभाव एवं आधुनिक उद्योग। आप देख लीजिएगा कि जब मेंस की आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको पॉइंट नहीं मिलते। हमने हर एक पॉइंट को, पतन के प्रभाव, इसके कारण, सबको अलग अलग तरफ से, इसके पीछे क्या अर्थ है, पॉजिटिव निगेटिव, आप जब मेंस का पॉइंट मूल्यांकन करेंगे तो इसी तरह से लिखा है। टू द पॉइंट लिखिए, फिर अपना लास्ट मूल्यांकन करके लिख दीजिए। आप इसे रट डालिए, आपको प्री और मेंस दोनों में काम आए। क्योंकि आप क्वेश्चन लिखते समय देखा करिए, आपको शब्द नहीं मिलते हैं। आप सोचते हैं कि टू द पॉइंट कहाँ से लिखें। पढ़ने के बाद अभी ऑफलाइन क्लास में जाएंगे तो बच्चे यही कहेंगे, सर टू द पॉइंट, क्योंकि इतना सटीक टू द पॉइंट पॉइंट नहीं दिया। आप इतना मेंस के क्वेश्चन में डाल देंगे, तो हमें लग रहा है कि सबसे अलग आपकी कॉपी होगी। चलिए ठीक है, बात कम करते हैं, आगे देखते हैं। हस्तशिल्प पतन के व्यापक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव, बुनकरों में अत्यधिक बेरोजगारी एवं गरीबी का प्रभाव। शहरी शिल्पकारों का व्यापक गांव और पलायन, जिससे कृषि भूमि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ा। भुगतान संतुलन,
का पूर्णतः प्रतिकूल हो जाना, भारतीय अर्थव्यवस्था के ब्रिटिश हितों के अधीन हो जाना। चलिए सकारात्मक देख लेते हैं, पॉजिटिव। आंतरिक भारतीय बाजार का एकीकरण, 1853 के बाद परिवहन साधनों विशेषकर रेलवे का आगमन, ब्रिटेन में घरेलू उद्योगों के दबाव, भारतीय वस्तुओं के आयात पर कानूनी पाबंदी लगाना। ठीक है, चलिए रेलवे आने से क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद के उदय हुआ। रेलवे रेलवे क्या कहते हैं, हमारे क्या कहते हैं, आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक दूसरे को क्या कहते हैं, मिलने में, आने जाने में, हर विद्रोह में, यहाँ से वहाँ क्रांतिकारियों का पलायन होने में ब्रिटिश बहुत बड़ी भूमिका थी आज़ादी में रेलवे का। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। आधुनिक उद्योग की भारत में स्थापना और आंतरिक भारतीय बाजार का एकीकरण के बारे में पूछेंगे। इससे छुआछूत जो भारत में थी वो काफ़ी हद तक कम हुई, लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना, ओपन होना। ठीक है, इसके बारे में, इन सब पॉइंट के बारे में आगे चर्चा होगी विस्तार पूर्वक से। आधुनिक उद्योगों की भारत में स्थापना, कार्यक्रम के अनुसार भारत में स्वदेशी पूंजी और ब्रिटिश पूंजी के सहयोग से नवीन आधुनिक उद्योगों का उदय हुआ। सूती वस्त्र उद्योग, 1833 में कावाजी नानाभाई डावर द्वारा बॉम्बे में प्रथम सूती मिल की स्थापना। इंपॉर्टेंट से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अहमदाबाद, नासिक और सूरत में तेजी से विकास, इसमें भारतीय उद्यमी अग्रिम। जूट उद्योग, 1855 में रिसार, पश्चिम बंगाल में प्रथम जूट मिल की स्थापना। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से ब्रिटिश पूंजी का वर्चस्व। लाहौर इस्पात उद्योग, 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में प्रथम लोह उद्योग, ढलवा लोह। सब याद करिए, ये सब टू द पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 1907 में जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना। 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना। औद्योगिक, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कल देखेंगे हम इसके आगे के औद्योगिक आयोग एवं रेलवे का भारत में विकास। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, क्लास लंबी हो जाएगी। हम एक बार फिर आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे नीचे दिए हुए लिंक पे जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो यहीं से आप टू द पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का, प्री और मेंस का उठा के देखिए, यूपीएससी और यूपीपीएससी अदर स्टेट, आपको 80 से 90% तक यहीं से मिल जाएंगे। अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी प्री देने जा रहे हैं, इसी को रट के जाइए हमारे क्लास के नोट्स को, और देखिए आप 80 से 90% करके आएंगे पीटी में। ठीक है, और मेंस के आप क्वेश्चन करिए, लिखिए प्रीवियस ईयर का, आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप जो लिखते हैं ना आजकल, ये वो चला है टू द पॉइंट, पैराग्राफ में लोग लिखना नहीं चाहते क्योंकि पैराग्राफ में ज़्यादा हो जाता है, शब्द भी नहीं मिलते, कभी शब्द सीमा ज़्यादा हो जाता है तो मैनेज नहीं हो पाता। तो टू द पॉइंट लिखने के लिए यही बहुत बढ़िया तरीका है। फिर आप विवेकशील हैं, आप भी सोचिएगा। चलिए धन्यवाद, आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं।